नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दूसरा अध्याय पतंग, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। तो पूर्व में इस कविता का हम प्रतिपाद्य एवं सारांश जान लेते हैं कि इस कविता का उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य क्या है। तो सबसे पहले हम प्रतिपाद्य देखते हैं इसका कि पतंग कविता कवि आलोक धनवा की दुनिया रोज बनती है व्यंग्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। बाल क्रियाओं और बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। यह कविता बच्चों को ऐसी दुनिया में लेकर जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिरकर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के पास उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसका सारांश कि कवि कहता है कि भादो अर्थात भाद्रपद के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया है। इस मौसम में चमकीली धूप थी तथा उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। मौसम साफ हो गया और आकाश मुलायम हो गया। बच्चे पतंगे उड़ाने लगे तथा सीटियां व किलकारियां मारने लगे। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हो। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोच अधिक असर नहीं डालती है। उनके पैरों में बेचैनी होती है, जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो छतें नरम हो गई हों। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ साथ उड़ते से लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। इसके बाद इनमें साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब यहाँ जो पद दिए गए हैं उनकी व्याख्या और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं इनसे संबंधित अर्थग्रहण प्रश्न यहाँ हम हल करेंगे। तो पहले पद का अध्ययन करते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो पहले इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे अब समाप्त तो हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का अब आगमन हो गया है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आँखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए फूलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपनी चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहता है कि शरद ऋतु के आगमन से
उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। अब इसका शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत किया गया है, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, काव्यांश देकर उसका शिल्प सौंदर्य। तो कवि ने यहाँ बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है और उपमा अनुप्रास श्लेष पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। मिश्रित शब्दावली है। अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, वो हम हल करते हैं कि शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ। इसका जवाब है कि शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आया। वह अपनी साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारों से बुला रहा है। दूसरा प्रश्न है कि भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुआ है। तो भादो अर्थात भाद्रपद मास में रातें अंधेरी होती हैं। सुबह में सूरज का लालिमा युक्त प्रकाश होता है। चारों ओर उत्साह और उमंग का माहौल होता है। नेक्स्ट है कि पतंग के बारे में कवि क्या बताता है। तो इसका जवाब है कि पतंग के बारे में कवि बताता है कि वह संसार की सबसे हल्की, रंग बिरंगी व हल्के कागज़ की बनी होती है। इसमें लगी बांस की कमानी सबसे पतली होती है। बच्चों की नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों की दुनिया कैसी होती है। इसका जवाब है कि बच्चों की दुनिया उत्साह, उमंग व बेफिक्री की होती है। आसमान में उड़ती पतंग को देखकर वे किलकारियाँ मारने लगते हैं तथा सीटियाँ बजाते हैं। वे तितलियों के समान ही मोहक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका एक पद अध्ययन कर लिया है। बाकी के दो पद के शेष दो पद बचे हैं। उनकी व्याख्या और अर्थग्रहण तथा शिल्प सौंदर्य के प्रश्न अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। आप 12वीं कक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वह आपको पूरा पाठ्यक्रम प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।